ठीक है गाइस, अब शुरू करते हैं हम बैड डेट्स क्या है और बैड डेट्स को किस तरीके से जनरल एंट्री में ट्रीट किया जाता है। तो दोनों चीज़ सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि बैड डेट्स है क्या। तो बैड डेट्स, अगर हम किसी कस्टमर को कोई सामान उधार बेचते हैं, ठीक है, और वो उसका अमाउंट किसी कारणवश, या हो सकता है कि जिस पर्सन को बेचे वो इंस्टॉलमेंट यानी दिवालिया हो गया, या कोई और रीज़न से वो अमाउंट हम उससे रिकवर ना कर पाएँ और भविष्य में वो रिकवर करने की कोई संभावना ना हो, तो हम उसे बैड डेट्स बोलते हैं। यानी कि वो एक तरीके से हमारा लॉस हो जाता है। उसे हम जर्नल एंट्री में कैसे दिखाते हैं, तो दिखाने से पहले एक बार मैं उसकी यहाँ पर जो मैंने भी हिंदी में आपको बताया, एक बार से मैं इंग्लिश में डेफिनेशन के तौर पे लिख दूँ। अगर मान लो आपसे कोई पूछता है, एग्ज़ाम में आता है, तो आप उसे लिख पाएँ। ठीक है। हाँ, मुझे पता है तुम लोग यही कह रहे थे, मैं समझ गया था तुम लोग की पहली बात। हाँ, विजयनगर, कीर्तिनगर, कन्नौज, इलावा मैं लिख रहा हूँ उसे। ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं? वैन। वैन। हाँ, मैं काले पेन से ही लिखूंगा, नीले से नहीं लिखूंगा। वैन द गुड्स आर सोल्ड। दिख रहा है ना? अच्छा, काले दिख नहीं रहा। चलो अच्छा, चलो नीले लिख देता हूँ। ठीक है। वैन द गुड्स आर सोल्ड टू ए कस्टमर ऑन क्रेडिट। ठीक है। एंड इफ द अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया होना है। ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, और एनी अदर रीजन। RESON। ठीक है। द अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेट। द अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेट। हाँ, इसे लिखते हैं डेप्ट, लेकिन बोलते हैं डेट। ठीक है। चलो, अब दूसरी बात आती है कि हम इसे ट्रीट करते कैसे हैं, है ना? तो देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, पहले एग्जांपल, फिर बाद में पूरा पूरा क्वेश्चन। देखो, क्या हो रहा है कि रवि, या फिर चलो रवि ले लेते हैं। वी सोल्ड गुड्स टू रवि। कितने का सामान बेचा? मान लो 20,000 का सामान बेचा। ठीक है। बट ड्यू टू सम रीज़न रवि रवि डिक्लेयर्ड। हाँ, ये डिक्लेयर्ड वो अपने आप नहीं करता, इसके लिए कोर्ट से डिक्लेयर किया जाता है। वो अपनी कंडीशन को बताता है, फिर उसे सुनवाई होती है, फिर कोर्ट उसे डिक्लेयर करता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। रवि डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है। अब फिर उसकी संपत्ति जो भी होती है, जो भी उसका बिजनेस की जो चीज़ें हैं, उन सबको बेचकर जिस अमाउंट से रिकवर करते हैं वो अमाउंट दिया जाता है, जितने भी उसके क्रेडिटर्स होंगे सबको। ठीक है। जैसे मान लो हम मैं, यानी कि एग्जांपल में, हाँ एग्जांपल में ही हम है, रियल में नहीं है। जैसे मान लो हमारे अलावा और भी किसी पर्सन से उसने परचेज़ किया हुआ, तो उनको भी वो पेमेंट करेगा। जैसे कि अब उसके पास संपत्ति निकली थोड़ी सी, तो उसी हिसाब से वो सबको बराबर बराबर पेमेंट करेगा। मान लो 20,000 पेमेंट करना था। ठीक है। यानी कि कितनी क्वांटिटी का? एक क्वांटिटी 10,000 की मान लो, ये सॉरी 10 रुपए की मान लो, यानी कि 2,000 क्वांटिटी का उसे पेमेंट करना था। ठीक है। तब वो किसके हिसाब से करेगा? अब 1 रुपये, यानी कि
वो मान लो 30 पैसे के हिसाब से कर रहा है, 50 पैसे के हिसाब से, जिस पैसे से भी कर रहा हो। ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो हमें रिकवर होगा 30 पैसा के हिसाब से इन ए रुपी इज री क्या लिख रहा हूँ मैं, रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट। ठीक है। देखो, हमें क्या होगा, मान लो कि हमने उसे 20,000 का सामान बेचा था, बट वो हमें पूरा 20,000 पेमेंट नहीं करेगा। हाँ, बच्चे कह रहे 30 पैसा तो बहुत है। 10 रुपए के हिसाब से अगर आपने सामान बेचा तो आपको तो 9 रुपये 70 पैसा का लॉस हुआ। तो जो लॉस हुआ उसी को बैड डेट बोलते हैं। अब इसे शो कैसे करते हैं, देखो, जब हमारा लॉस हुआ तो हमें रिकवर कितना हुआ सबसे पहले, यानी कि रुपए आया, कैश अकाउंट डेबिट। जो हमने, यानी कि जब हम पहले हम क्या कर रहे थे, डिस्काउंट अलाउड कर रहे थे। अब यहाँ में डिस्काउंट अलाउड करना नहीं है। अब वो तो हमारा गया ही गया, उसे हम घाटे में दिखाएंगे। ठीक है, ये हम देना नहीं चाहते थे, ये हमारा हो ही गया। ठीक है। तो बस यहाँ पे चेंजेस वही है, जहाँ हम डिस्काउंट अलाउड लिखते थे उसकी जगह पे यहाँ बैड डेट लिखा जाएगा, टू रवि। ठीक है। हाँ, रामपुर औरैया कह रहे हैं कि सर आपने एग्जांपल बहुत, जो लैंग्वेज बहुत कठिन है, हमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैं उसका पूरा पूरा क्वेश्चन लूँगा। मैं बस इतना बताना चाहता था कि हमने रवि को 20,000 का, लेकिन उसे इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बदले हमें 30 पैसा के हिसाब से रिकवरी हुई है। सिर्फ इतना बताना चाहता था। ठीक है। तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट। देखो, 20,000 का 30 पैसा निकाल लेंगे। ठीक है। कितना आ रहा है, हाँ, रामपुर औरैया देवरिया सोनपुर कानपुर कानपुर देहात तालेग्राम इटावा मेरठ, हाँ सब लोग सही जवाब दे रहे हो कि 6,000 होगा। ठीक है। हाँ, 6,000 होगा। यानी कि हमें कितना रिसीव हुआ, यानी कि क्या, जो हमने सामान 20,000 का बेचा था, अच्छा ठीक है मैं और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, जो हमने सामान 20,000 का बेचा था उसके हमें 30 पैसा के हिसाब से सिर्फ 6,000 रुपये मिले। तो जो हमें मिला वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। और तो हमारा घाटा कितना हो गया, यानी कि हमें मिलना कितना था, हमें मिलना था 20,000। अब इनका डिफरेंस निकाल दो, अपने आप घाटा पता चल जाएगा। 20,000 में से अगर 6,000 जाएगा, नहीं 14,000। ठीक है। 14,000 रुपये का हमारा बैड डेट हो गया। बस इसमें जनरल एंट्री में शो करने कुछ अलग नहीं है। बस जहाँ पे हम कैश जब डिस्काउंट अलाउड करते थे तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखते थे, यहाँ पे हमारा बैड डेट हो जाएगा। बस इतना चेंजेस है। रुपए कम मिलेगा, मैं बराबर करना है तो उसका जो डिफरेंस, यानी कि जो बची हुई चीज़ है वहाँ पे क्या लिखना है, वहाँ बैड डेट लिखना है। ओके। अगर आपने आपसे डिस्काउंट देते हैं तो कैश डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, लेकिन हमने अपने आप से नहीं दिया, हमारा नुकसान हो गया है जो कि इरिकवरेबल है, इसलिए हमने उसे बैड डेट दिखाया। ठीक है। ये होता है बैड डेट। अगर मान लो हमें अचानक से बैड डेट रिकवर हो जाता है, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, तो हम क्या करते हैं उस जनरल एंट्री में, तो हम कुछ नहीं, सिंपल सा, यानी कि हमें क्या, जो रुपए हमें मिलना नहीं था अचानक से मिल जाए तो हम क्या कर देंगे, रुपए जब भी मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, कहाँ से मिला, टू बैड डेट रिकवर्ड। सिंपल है। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें कुछ अलग से नहीं करना, इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना। बस अगर हमें ये पता है कि डिस्काउंट कैसे ट्रीट करते हैं, तो बस डिस्काउंट ही है, बैड डेट ही है, चाहे चेक कर लो। पहले हमने क्या किया था, जहाँ हमने डिस्काउंट अलाउड किया था वहाँ पे हमने कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रवि ऐसे किया था। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट नहीं दिया, हमें नुकसान हो गया जो कि इरिकवरेबल है, इसलिए हमने वहाँ पे बैड डेट लिखा। ठीक है। एक तरीके से वो उस पर्सन के लिए डिस्काउंट मान लो, कह सकते हो समझने के लिए, वैसे डिस्काउंट है नहीं, लेकिन वो मजबूरी का डिस्काउंट है, जिसे हमने अपना घाटा है। घाटा वैसे डिस्काउंट अलाउ अलाउ करने पर भी होता है, और ऐसे तो है ही है। ठीक है, वहाँ हम घाटा दिखाते नहीं, वहाँ हम शान से कहते कि हमने डिस्काउंट दिया, बट यहाँ पर आंसू निकालते हुए, हाँ ये आंसू टपका दो इसके, ऐसे ऐसे। चलो ठीक है, समझ में आया ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलो अब अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हाँ ठीक है, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार वो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के साथ वाला क्वेश्चन दिखा दो, और उसी के साथ बैड डेट का भी अगर हो जाए तो। ठीक है, चलो मैं एक ऐसा एग्जांपल बनाता हूँ जिसमें सारी चीज़ें होंगी।
अच्छा, मैं सोच रहा था क्वेश्चन कराने से पहले कुछ और एंट्रीज के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में उसे कैसे ट्रीट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शॉर्ट में। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके। और अगर पूरा है तो इस तरीके से। ठीक है, वैसे जनरली जब बड़े हो जाओगे तो इसी तरह लिखोगे। मान लो ये पेपर में तो आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अभी ऐसे लिख सकते हो अपने हिसाब से समझने के लिए। 11th में तो तुम्हें पूरा पूरा ही लिखना है। हाँ, बड़े हो जाओगे यानी कि जब कुछ प्रोफेशनल कोर्स करने लगोगे तब की बात कर रहा हूँ, सी ए सी एस सी एम ए सी एफ ए की तरह। ठीक है, अभी नहीं। 11 12 में सारी चीज़ें पूरी पूरी लिखनी है, अभी तुम सीख रहे हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग मतलब कि ये होता है कि किसी चीज़ का पेमेंट करना था, उसकी डेट हो गई, ड्यू डेट हो गई, बट हमने उसका पेमेंट नहीं कर पाया। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी इस महीने की, बट मैंने उसे दे नहीं पाई, तो हम उसे इस तरह से ट्रीट करेंगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, या सैलरी भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं इसमें रूल कौन सा लग रहा है। देखो, सबसे पहले ये बहुत ही आसान है। सैलरी क्या, हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या होता है, जितने हमारे एक्सपेंसेस यानी कि क्या है, एक्सपेंसेस होते तो डेबिट करते हैं ना, तो सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है ना, तो हमने उसे डेबिट कर दिया। हाँ, मैं रूल एक बार दिखा देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर दिखा दो दिखा दो। तो ये देखो, नॉमिनल में क्या था, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और मैंने आपको उस दिन जब पढ़ाया था तो बताया था कि अगर उनसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाता है तो वो हो जाते हैं पर्सनल। तो क्रेडिट इज़ द गिवर, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी, ये हम पे करेंगे उसे। ठीक है, यानी कि जो भी पर्सन पे करेगा वो नीचे आता है। ठीक है, अगर हम उसे सैलरी देते थे तो क्या लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देते हैं। लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की है। ठीक है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग आ गया। ओके। ठीक है, इसी तरीके से प्रीपेड होता है। देखो, प्रीपेड में क्या होता है, प्रीपेड यानी कि हम उसे टाइम से पहले पे कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या करते हैं, देखो इसमें जैसे मान लो, चलो सैलरी कोई ले लेते हैं, सैलरी ले लें, क्या कह रहे हो। ठीक है, तो अच्छा देखो, नहीं सैलरी में तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर मैं रेंट ले लेता हूँ। देखो, रेंट का क्या था कि हमें पेमेंट उसका अगले महीने करना था। मान लो महीने का पेमेंट मान लो 5,000 रुपये। ठीक है, 10,000 जो भी मान लो। ओके, हमने उसे 2 महीने का 20,000 इकट्ठा पे कर दिया। यानी कि क्या लिखेंगे, जब हम उसे जल्दी पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई बताएगा, कोई बोलना चाहेगा। हाँ, विजयनगर, तालिग्राम, गुड़सागंज, सोनपुर, इटावा, मेरठ, सब लोग सही बोल रहे हैं, यानी प्रीपेड। बिल्कुल सही। यानी कि हम यहाँ लिख देंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, यानी कि हम उसे पहले पे कर रहे हैं टू कैश। यही होगा ना, क्योंकि कैश में तो पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, अगर इससे रूल से बात करें तो हमारा प्रीपेड हो गया पर्सनल अकाउंट, ये हो गया रियल। ठीक है, पर्सनल क्या कहता है, देखो, डेबिट इज द रिसीवर, है ना, डेबिट इज द रिसीवर। तो ये पे रेंट हमारा क्या हो गया, जिस पर्सन को देना था उसे मिल गया होगा, एडवांस में पे हुआ ना। और कैश यानी हमारे खाते से रुपए गया, तो ये नीचे आ गया। ठीक है। ओके, और मैं आपको साथ में डेप्रिसिएशन बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे हमने बिजनेस में कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, उसे यूज़ कर रहे हैं, अब उसे चला रहे हैं, उसे घिसाई तो होगी, यानी वो ख़राब होगी जितना यूज़ करेंगे। तो उसकी हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं कि मान लो ये एक मशीन हम लाए 5 साल के लिए, तो 5 साल में अगर उसका 10% डिस्काउंट देते हैं तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू हम उतने रुपए को रिजर्व करते रहते हैं कि यानी जब वो 5 साल हो जाए तो हम अपनी नई मशीन खरीद सकें। समझ रहे हो, जैसे मान लो कि मैं मशीन लाया था, 5% डिस्काउंट दे रहा था। हाँ, अभी डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हाँ, तो जैसे मान लो वो 5,000 की मशीन है, अब उसका मैं 5,000 इंटू 10%,
हर साल वो कितना कम हो रही है, 500 रुपये। 500 हो रही है ना, 5,000 का 10% कितना होता है, एक जीरो कम हो जाएगा, 500। यानी कि 500 500 करते हुए 500 यानी 10 साल तक मैं उस मशीन को यूज़ कर सकता हूँ 10% के हिसाब से। यही हो रहा है ना, देखो 5,000 की मशीन है, ठीक है, 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं 10 सालों में 5,000 रुपये इकट्ठा कर लूँगा ना, यानी कि ये मशीन 10 साल तक चलेगी। हाँ, ये मतलब एक कैलकुलेशन होता है कि जैसे कि हमारी जब मशीन ख़राब हो जाए, जब मान लो उसकी टाइम पीरियड निकल जाए, तो नई मशीन को खरीदने के लिए हमें कहीं से अलग से रुपए ना लाना पड़े, पहले से हम रिजर्व में रखते हैं। ठीक है, 5 रुपये उठा के हम डेप्रिसिएशन रिजर्व में रखते रहेंगे 5 साल, सॉरी 10 साल बाद, जब उसका यानी जब मशीन का पूरा टाइम हो जाएगा, अब वो स्क्रैप जो भी होगा स्क्रैप को हम बेच देंगे। हाँ, वो स्क्रैप का कैलकुलेशन वगैरह भी सब डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, मैं अब ज़्यादा और डिटेल से नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर तुम लोग दुनिया भर की बातें बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जनरल एंट्री में, वो आपको बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, यानी कि हमारा एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो हमें पता ही है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, हाँ एक्सपेंसेस है ना, हम 500 रुपये उसका जो मशीन का यानी कि लॉसेस हो रहा है, घिसाई हो रही है, 500 रुपये घिसाई हो रही है कि नहीं हो रही। अब कोई मशीन चलाएंगे वो घिसेगी तो होगा, इंजन खराब होगा उसका कि नहीं होगा। हाँ, जो भी जैसी ही मशीन हो, ठीक है। अब इनसे हम टू एसिड्स दिखाते हैं, ठीक है, एसिड्स अकाउंट, या फिर यहाँ पे हम जैसे मान लो कोई पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, जिस चीज़ का भी डेप्रिसिएशन होगा उसे नीचे लिखा जाएगा एसिड्स की जगह पर। ओके, संपत्ति है ना वो घट रही है, कम होती जा रही है, इसलिए नीचे एक्सपेंसेस ऊपर है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अच्छा, ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है। हाँ, देखो क्या है, रिसीव ₹10,000 फ्रॉम संतोष विच वर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट। ये क्या मतलब हुआ है इसका, कि पिछले साल में संतोष को हमने कुछ सामान बेचा था, ठीक है, जो कि हमारा बैड डेट हो गया था, यानी कि हमने उसकी एंट्री कर दी थी वही वाली, कि हमें रुपए मिलना नहीं था, ठीक है, बैड डेट जो हो गया था 10,000, अब वो अचानक से मिल जाता है। तो जो हमें 10,000 मिला है, तो हमें कैसे मिला, बैड डेट रिकवर्ड है ना। तो मैंने क्या बताया था इससे पहले, जब हमें बैड डेट रिकवर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, बोलेगा कोई, बोलो। हाँ, रामपुर औरैया देवरिया बताओ। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी हम एंट्री करेंगे तब मैं सारी चीज़ एंट्री में लिखूंगा, फिलहाल अभी मैं सिर्फ पूछना चाहता था तुम लोगों को याद है या नहीं है। हाँ, जब भी रुपए मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से मिला, बैड डेट रिकवर्ड से, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरी एंट्री मैंने ये आपको जो बताई थी, सैलरी अगर ड्यू जाती यानी कि उसका टाइम पीरियड हो गया बट पेमेंट रिसीव नहीं हुई एम्प्लॉय को 60,000, तो क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही। हाँ, पर्सनल है यानी कि गीवर है, तो क्या, हाँ क्रेडिट में गीवर होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, कीर्तनगर, बिल्कुल सही बात है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, प्रीपेड, ठीक है। चलो, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग को आ रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ अब करता हूँ, लगाते हुए आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर करते करते बताइए, करते करते बताइए, तो ठीक है, मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ यहाँ पर, तुम लोग भी बना लो तब तो अपनी अपनी किताब में। हाँ, किताब में नहीं, कॉपी में, ठीक है, चलो। डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलो, डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हाँ, मैं शॉर्ट तुम लोगों को पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में शॉर्ट नहीं चलता, नहीं तो नंबर भी शॉर्ट हो जाते हैं। चलो, इस वाले वैसे मैंने एग्जांपल में आप लोगों को डेट नहीं दी है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, वैसे तुम्हारे पेपर में डेट होगी, हाँ तुम्हारे बुक्स में भी जो क्वेश्चन होगा उसमें भी डेट्स होंगी, नहीं होंगी तो नहीं लिखेंगे, होगी तो होंगी। फिलहाल तो हम इसे समझने के लिए कर रहे हैं ना, कोई पर्सनल तो कर नहीं रहा। हाँ, यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखते हैं, जर्नल ऑफ जो भी बिजनेस हो, ठीक है उसका। हाँ, सबसे पहले एंट्री क्या हमारी, रिसीव ₹10,000 फ्रॉम संतोष, ठीक है,
विच वर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट, यानी कि पिछले साल हमारे बैड डेट हो गए तो हमें मिल गए, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कहाँ से आए, बैड डेट रिकवर्ड हो गया है, कितने आए 10,000, यहाँ भी 10,000, ठीक है। अब हमारा दूसरा है सैलरी ड्यू। हमें पता है कि जब भी हमारी सैलरी ड्यू हो जाती है और मिलती नहीं है तो हम जल्दी लिखते हैं सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। हाँ, सैलरी हमारा है, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, ये हो गया पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट है, और ये आउटस्टैंडिंग यानी हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट यानी कि क्रेडिट इज द गिवर होता, तो यहाँ पर अगर हम उसका पेमेंट कर देते तो यहाँ पर हम कैश लिखते, जब पेमेंट नहीं करते तो आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, ठीक है। गिवर तो हम ही लोग हुए ना, पर्सन हो जो भी देने वाला, हम अगर उसके बिहाफ पे काम करेंगे तो हम ही, अच्छा दिख नहीं रहा, ओके, तो इतनी देर में क्यों बता रहे हो। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, देखो सैलरी हमारा एक्सपेंसिव तो क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग यानी कि गिवर होता है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, क्रेडिट इज द गिवर, यानी कि हम उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम गिवर हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कितने की सैलरी है, हाँ देख लेते हैं, सैलरी है 60,000 की, 60,000, 60,000, ठीक है। अगला है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, हमने उसे रेंट एडवांस में दे दिया। जब भी कोई चीज़ देखो, आउटस्टैंडिंग यानी कि जो चीज़ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में अंतर उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग देखो नीचे हो गया, हाँ तुम लोग को पूरा लिखना है, पूरा आउटस्टैंडिंग की पूरी स्पेलिंग लिखना पेपर में, नहीं तो नंबर भी आधा हो जाएगा। हाँ नरेशन लिखने हैं, मैं नरेशन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम लोग को लिखने हैं, ठीक है। मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बट हर क्वेश्चन में तुम्हें नरेशन करना ही करना है, ठीक है। प्रीपेड रेंट में इसका ऑल्ट हो जाएगा, हम आउटस्टैंडिंग में नीचे लिखते हैं तो प्रीपेड में ऊपर लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, लेकिन मैं आधी लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें पूरी लिखनी है, प्रीपेड अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो हमें एक्सपेंस का नाम पता है तो हम उसका नाम लिखेंगे, ओके, ठीक है। तालिग्राम गोसागंज सोनपुर, हाँ इसे, हाँ प्रीपेड रेंट ही लिखेंगे, पूरा पूरा जब हमें नाम पता है तो नाम ही लिखेंगे। टू, हमने कैसे पेमेंट की है, कैश में पेमेंट की है, ठीक है, कितनी पेमेंट करी है, 10,000 रुपये की करी है ना। चलो मैं नरेशन बता देता हूँ तुम लोग को, बीइंग प्रीपेड रेंट पेड ₹10,000 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, हाँ मेरा लिखने का मन नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग लिखोगे। हाँ सोनपुर देवरिया बिल्कुल सही, कीर्तिनगर कन्नौज इटावा, हाँ मेरठ, तुम सभी लोग लिखो। अब अगला हमारे पास आता है प्रीपेड, सॉरी, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब हम डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हम क्या है, डेप्रिसिएशन देना है 10% पे, तो हम इसे सबसे पहले तो वर्किंग नोट में दिखाएंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ नीचे वर्किंग नोट दिखा देता हूँ, यहाँ पर वर्किंग नोट, सबसे हमें किस चीज़ का डेप्रिसिएशन दिखाना है, फर्नीचर का, ठीक है, फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000, अच्छा दिख नहीं रहा, लो अब दिख रहा है ना, वर्किंग नोट लिख करके, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना परसेंट है, 10% ही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 10% लिखेंगे, कितना हुआ 10,000 का 10%, 1,000 रुपये, अरे चलो लो, दिख रहा है ना, 1,000 रुपये, चलो ठीक है, अब तुम्हें दिखता रहेगा, अब घबराने की कोई बात नहीं। तो यानी कि कितना हुआ, 1,000 रुपये हुआ, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना, 1,000, तो यही अमाउंट हमें यहाँ लिखना है, यहाँ पर एंट्री में। हमारी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसिव, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, हमें एसेट्स पता है कौन सी, टू फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पर कितना देना है, 1,000 रुपये, यहाँ पर भी 1,000 रुपये, 10,000 नहीं 1,000 रुपये, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड, यानी कि दे रहे हैं। अब हम
इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनना, देखो अगर हम इंटरेस्ट कैपिटल पे देंगे, कैपिटल किसका है, बिजनेस की पूंजी है, यानी कि वो रुपए बिजनेस को मिलेगा, मिलेगा। तो बिजनेस के बिहाफ से क्या हुई, वो ही इनकम हुई। तो यानी कि जब भी इनकम होती है बिजनेस को, यानी कि मिलता है रुपए, मिलता है कि नहीं मिलता बताओ, ठीक है, रुपए मिलता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसकी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कहोगे कि यहाँ कैश क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमें आया तो कैश है लेकिन यहाँ क्यों नहीं दिख रहा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर दो व्यूज़ हुए हैं, यानी कि दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक हुआ अगर प्रोपराइटर के बिहाफ पे क्या है, ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो जिस पर्सन का बिजनेस है उसे तो मिल रहा है, उसका तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन बिजनेस के बिहाफ से ये लॉस है। अब ये बिजनेस के बिहाफ से लॉस है, ये क्यों है, ये जानना चाह रहे हो तुम लोग। देखो हम यहाँ पर दो बिहाफ से काम करते हैं, एक होता है पर्सन, एक डुअल कॉन्सेप्ट होता है जो कि तुम लोग 12th में पढ़ोगे, ठीक है। पर्सन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो उसी हिसाब से प्रोपराइटर यानी कि पर्सन वो अलग है, बिजनेस अलग है। तो प्रोपराइटर के हिसाब से ये प्रॉफिट है, बट बिजनेस के हिसाब से ये लॉस है, क्योंकि उसके बिजनेस से ही तो रुपए निकल रहा है ना। जिस पर्सन ने लगाया उसे मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जिसने पूंजी लगाई थी उसे तो मिल रही है, लेकिन वो बिजनेस से ही तो निकाला जा रहा है, इसलिए बिजनेस के बिहाफ से ये लॉस हो गया। तो लॉस हो गया यानी कि हम काम कर रहे हैं बिजनेस के बिहाफ से, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसे डेबिट किया गया। रामपुर, औरैया, देवरिया, सोनपुर, इलाहाबाद, मेरठ, ये सभी लोग करे सर एक बार दोबारा से बता दीजिए, ये तो बड़ा ही टिपिकल चीज़ आपने बता दी। कोई टिपिकल नहीं है, देखो फिर से मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट क्यों किया है जबकि हम उसे प्रोवाइड कर रहे थे इंटरेस्ट। देखो इसके लिए हमें एक डुअल कॉन्सेप्ट होता है, डुअल कॉन्सेप्ट, उसके बारे में जानना होगा, ठीक है, जो कि तुम लोग के सिलेबस में शायद अभी नहीं है, या मैंने तो कहीं देखा, फिलहाल 12th में आप पढ़ेंगे डुअल कॉन्सेप्ट। एएस होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी क्या है मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, फिलहाल डुअल कॉन्सेप्ट के बारे में सुनो। डुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस करने वाला पर्सन अलग है, यानी कि जब भी बिजनेस में लॉस होता है तो जो रिकवर होता है वो बिजनेस से रिकवर होगा, ना कि उस पर्सन के घर से रिकवर नहीं होगा, उसकी संपत्ति अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है, उसी हिसाब से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जिसने पूंजी लगाई उसे तो रुपए मिल रहा है, लेकिन वो निकल रहा है बिजनेस से, इसलिए हमने इसे एक्सपेंस माना है, ठीक है। हाँ अब उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो धीरे धीरे तुम्हें क्लियर होगा। वैसे मैंने पूरी बात तो बता दी है, बताने में कुछ बचा नहीं, बस इसे ये मानो कि बिजनेस के हिसाब से ये लॉस है, प्रोपराइटर के हिसाब से प्रॉफिट, ठीक है। जो बिजनेस के हिसाब से लॉसेस होते हैं हम उसे डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना है, 12%, 10,000 का 12%। अब इसे वर्किंग नोट में दिखाओ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही कर दे रहा हूँ, तुम लोग प्रॉपर करना, ठीक है। 10,000 का 12% यानी कि 1200। हाँ प्रॉपर कैसे करेंगे, देखो प्रॉपर ऐसे करेंगे, कैपिटल, बिजनेस कैपिटल लिखेंगे, बिजनेस कैपिटल 10,000, ठीक है, यहाँ ऐसे लिखेंगे बिजनेस कैपिटल 10,000, फिर अगले लाइन में चार्ज डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालेंगे, ओके। हाँ चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, ठीक है, कितना निकला, 1,200 रुपये, 1,200 लिखा तो यहाँ पे 1,200, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे है कुछ भी नहीं है, उससे हम यहाँ पे ट्रीटमेंट जो करते हैं बिजनेस के ब्याह पे करते हैं, तो बिजनेस के ब्याह से वो लॉसेस है, बस इतना याद रखो, ठीक है, अपने लेवल के हिसाब से।
हाँ, तुम्हारा लेवल अभी यही है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि हमने बिजनेस से रुपए हाँ, यह देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही है अगला। तो उसमें क्या हमने कि रुपए बिजनेस से निकाला था, ठीक है। अब हम बिजनेस से रुपए निकाला तो उसके बदले में उसे ब्याज दे रहे हैं, क्योंकि मान लो अगर वो रुपए बिजनेस में ऑलरेडी लगा रहता तो हम उससे कुछ ना कुछ अर्न करते। कोई भी बिजनेसमैन होगा, बिजनेस ऐसे ही रुपए तो देगा नहीं किसी को निकाल के, जब तक उसे कुछ फायदा ना हो उससे, ठीक है। एक अच्छा बिजनेसमैन यही करता है। तो कितना हुआ देखो, अब हमारे पास हमने कितनी ड्राइंग दी थी। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो हमारे पास इसकी एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कितना, 8,000, 8,000। अब तुम लोग पूछ रहे हो कि यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे क्यों लिखा जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ऊपर लिखा था। ये तो कोई बिजनेस के लिए लॉस था, ये बिजनेस के लिए इनकम है इनकम। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, देखो ऊपर क्या हुआ था, यहाँ पर प्रोपराइटर दे रहा है, जो भी पर्सन निकालेगा बिजनेस से वो रुपए देगा, तो बिजनेस है, जब बिजनेस को मिलेगा तब उसकी इनकम होगी ना। तो इसलिए यहाँ पर इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर प्रोपराइटर को मिल रहा था, यहाँ प्रोपराइटर दे रहा है, ठीक है। इसलिए ये ऐसा है। ओके, किसी को कोई डाउट? हाँ ठीक है, अभी इतना ही लगाओ। अगर मैं तुम लोग को और ज़्यादा बताऊंगा तो फिर तुम लोग कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। अभी इतना ही लगाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, विजयनगर, तालिग्राम, गुरसागंज, कन्नौज, इटावा, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने इसलिए डेबिट किया था क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस था, ठीक है। और वो प्रोप्राइटर का प्रॉफिट। हम एक ही बिहाफ पे अगर पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ, हम बिजनेस के बिहाफ पे अगर बात करेंगे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बिजनेस के हिसाब से जो भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक है। इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। हमें बिजनेस के बिहाफ पे रहना, प्रोप्राइटर के बिहाफ पे जाना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सा। हाँ, वो जब बड़े हो जाओगे तब धीरे धीरे अपने आप समझने लगोगे, नहीं समझोगे फिर तो मैं हूँ ही, ठीक है। चलो, ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही।